जय हिंद दोस्तों, मैं दिशा आपका स्वागत करती हूँ अपने आदर्श पूर्व IAS ग्रुप चैनल पर। आज हम NCERT क्लास 6 पॉलिटी का 3rd चैप्टर पढ़ेंगे, सरकार क्या है ना। इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि मतलब सरकार क्या होती है, सरकार क्या करती है, अपने निर्णय कैसे लेती है और सरकार कितने प्रकार की होती हैं या हो सकती हैं, है ना। तो सरकार क्या होती है, इसकी एक सीधी सी परिभाषा ये हो सकती है कि कुछ लोगों का ऐसा समूह जो पूरी देश की जनता को एक साथ बिना भेदभाव के लेकर विकास एवं प्रगति के मार्ग पर चलाती है, वो होती है सरकार, है ना। अब जो सरकार होती है, सरकार क्या करती है सरकार विभिन्न प्रकार के निर्णय लेती है और वैसे भी हमें अपने क्या कहते हैं हमें अपने देश के विभिन्न निर्णय लेने और काम करने के लिए सरकार की ज़रूरत पड़ती है। सरकार के बहुत से काम होते हैं, उनमें से कुछ हैं जैसे देश की सीमाओं की सुरक्षा करना और दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना। सरकार को हम एक एग्जाम्पल द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे जो सरकार होती है उसकी रूपरेखा एक परिवार की तरह होती है। जैसे एक परिवार में एक मुखिया होता है, वैसे ही सरकार का भी एक प्रधान यानी मुखिया होता है। जैसे हमारे परिवार के प्रत्येक सदस्य का अपना अपना काम होता है कि ये करेंगे, है ना, ये करेंगे। वैसे ही सरकार के अंतर्गत भी ऐसे लोग होते हैं जिनके काम बटे हुए होते हैं कि ये मतलब देश की मतलब सुरक्षा देखेंगे, सीमा देखेंगे, है ना। ये इस तरीके से हम सरकार को समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं सरकार के स्तर। देखिए, सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है, जैसे स्थानीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर। स्थानीय स्तर का मतलब होता है कि आपके गांव, शहर या मोहल्ले, है ना, इससे है। और राज्य स्तर का मतलब होता है जो पूरे राज्य को ध्यान में रखे। जैसे मान लो अपना यूपी हो गया, है ना, मध्य प्रदेश, हरियाणा, ये राज्य स्तर पर जैसे सरकारें होती हैं। ऐसे ही राष्ट्रीय स्तर की सरकार, उसका संबंध पूरे देश में होता है। सरकार एवं कानून। अब देखिए, सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को वे कानून मानने होते हैं। केवल यही वह तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है, वैसी यह ताकत भी होती है कि वो लोगों को कानून बनाने के लिए बाध्य करे। जैसे एक उदाहरण ले लिए, गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाए तो उसे जेल की सज़ा काटनी पड़ती है, जुर्माना भरना पड़ता है। सरकार जो कार्रवाई कर सकती है, उसके अलावा अगर लोगों को यह लगता है कि कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो वे भी कुछ कदम उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति को यह लगे कि उसको उसके धर्म या जाति के कारण किसी नौकरी में नहीं लिया गया तो वह न्यायालय जा सकता है और यह दावा कर सकता है कि कानून का पालन नहीं हो रहा है। तब न्यायालय आदेश देगा कि क्या कदम उठाने की ज़रूरत है। आइए बात करते हैं सरकार के प्रकार। सरकार को निर्णय लेने और कानूनों का पालन करवाने यानी उन्हें बाध्य बनाने की शक्ति कौन देता है? तो इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में किस प्रकार की सरकार है। देखिए, लोकतंत्र में तो लोग ही सरकार को यह शक्ति देते हैं। लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हैं। वे अपनी पसंद के नेता को वोट देकर चुनते हैं। एक बार चुन लिए जाने के बाद यही लोग सरकार बनाते हैं। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णयों एवं उठाए गए कदमों का मतलब आधार बताना होता है और सफाई देनी पड़ती है। यहीं दूसरी तरफ की जो एक दूसरी सरकार की बात करें जिसको राजतंत्री सरकार कहते हैं, उसमें क्या होता है कि राजा या रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है ना। इसमें हम राजा या रानी से क्या कहते हैं, जवाबदेही नहीं कर सकते। इसमें सारा नियंत्रण सरकार मतलब जो राजतंत्री सरकार में सारा नियंत्रण राजा या रानी के पास होता है। अब हम बात करते हैं लोकतांत्रिक सरकार। भारत एक लोकतंत्र है ना। लोकतंत्र की जो मुख्य बात है वो ये है कि लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है। इसीलिए एक अर्थ में लोकतंत्र का जो अर्थ होता है वो होता है लोगों का ही शासन।
लोकतंत्र में मूलभूत जो विचार होता है वो ये होता है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्रायः प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहते हैं। कैसे कि क्योंकि क्या होता है, प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। याद रखिए, आप किसी सरकार को लोकतांत्रिक सरकार तब तक नहीं कहते जब तक कि मतलब कि उस देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार ना हो, है ना। जिस भी देश में वोट देने का अधिकार नागरिकों के पास नहीं है तो वो लोकतांत्रिक सरकार नहीं कही जा सकती। शुरुआत की बात करें तो हम शुरुआती दौर में सरकारें केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने का अधिकार देती थी जो पढ़े लिखे होते थे, जिनके पास संपत्ति होती थी। इसका मतलब ये था कि औरतों, गरीबों और अशिक्षितों को वोट देने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं था। ऐसी स्थिति में देश उन्हीं नियमों के सहारे चलते थे जो ये गिने चुने लोग मतलब कि कानून बनाते थे, या जो नियम कायदे बनाते थे वो इन्हीं कुछ लोगों के द्वारा चलाए जाते थे। इसी 1931 में इसी पर हमारे महात्मा गांधी जी ने यंग इंडिया अपनी पत्रिका में लिखते हुए उन्होंने बोला था कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस व्यक्ति के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं है वह वोट नहीं दे सकता, या जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। ऐसे ही महिलाओं ने भी महिलाओं को भी पहले वोट देने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं था। तो क्या हुआ था, जब विश्व युद्ध हो रहा था तो उसमें जो पुरुष थे उनको लड़ाई में जाना था, है ना। लेकिन जो अब पुरुषों के काम कौन करता, कौन ये सब देखता, मतलब बाकी के काम जो बचे थे देश के अंदर वो कौन देखता। तो उसके लिए उन्होंने मतलब महिलाओं को चुना। जब उन्होंने देखा कि महिलाएं तो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। एक्चुअली था क्या कि अक्सर मतलब जिस देश में महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के काम और उनकी व्यवस्था करना शुरू की, किसके जाने के बाद, पुरुषों के जाने के बाद, जो वो युद्ध में चले गए थे, तो वहाँ के जो लोग थे वो बड़े आश्चर्य हुए। उन्होंने अपनी एक रूढ़िबद्ध धारणा बना रखी थी कि महिलाएं ये काम नहीं कर सकती, लेकिन जब उनकी ये धारणा टूटी तो वो उन्होंने अपनी इस धारणा को तोड़ा और तत्पश्चात क्या हुआ कि महिलाओं को उनके कुछ अधिकार दिए गए। उनमें से एक अधिकार था महिलाओं को वोट देने का अधिकार। तो अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला, वहीं इंग्लैंड में औरतों को यह अधिकार 1928 में मिला। और एक बात कि जो महिलाओं को पुरुषों के स्थान पर बाकी काम करने के लिए रखा गया था, उस समय जब महिलाओं ने वोट मांगने के अधिकार के लिए आंदोलन चलाया था, उस आंदोलन को सफरेज मूवमेंट कहते हैं। सफरेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार, है ना। तो दोस्तों ये आज का चैप्टर ये ख़त्म हुआ। अब हम अभ्यास पर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आप सरकार शब्द से क्या समझती हैं? एक सूची बनाइए कि किस तरह से सरकार आपके जीवन को प्रभावित करती है। दूसरा क्वेश्चन है, सरकार को कानून के रूप में सबके लिए नियम बनाने की क्या ज़रूरत है? तीसरा क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक सरकार के आवश्यक लक्षण क्या हैं? महिला मताधिकार आंदोलन क्या है और उसकी उपलब्धि क्या थी? हमारा पांचवा क्वेश्चन है, गांधी जी का दृढ़ विश्वास था कि भारत में हर एक वयस्क को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग उनके विचारों से सहमत नहीं हैं। बहुत लोगों को लगता है कि अशिक्षित लोगों को, जो ज़्यादातर गरीब हैं, वोट देने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। आपका क्या विचार है? क्या आपको लगता है कि वह भेदभाव का यह रूप है? तो दोस्तों आप अपने इन 5-6 क्वेश्चनों को स्वयं लिखने की कोशिश कीजिएगा और आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।